नमस्कार, मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली में आप सबका स्वागत है। हम लोग पिछली कक्षा में वाक्य विचार पर चर्चा कर रहे थे। वाक्य विचार पे हम लोगों ने वाक्य की परिभाषा, वाक्य के अंग, वाक्य की विशेषता आदि सब के बारे में जाना। वाक्य के भेदों के बारे में भी जाना कि वाक्य के भेद के आधार कितने हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। वाक्य के भेद के आधार दो होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। तो हम लोग अर्थ के आधार पर वाक्य के भेदों के बारे में भी पढ़ा। हम लोगों ने अर्थ के आधार पर वाक्य के 4 भेदों के बारे में पढ़ा है: विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक और संकेतवाचक। इन चारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक बार थोड़ा सा हम लोग फिर पीछे की क्लासों पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि विधानवाचक, निषेधवाचक, आज्ञावाचक और संकेतवाचक वाक्य में बात क्या होती है। ये इन वाक्यों में को हम कैसे जानेंगे। फिर से मैं आप लोगों को थोड़ा सा आज पुनरावर्तन कर देता हूँ कि आप लोग इसको अच्छे से समझ पाएँ। विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वो वाक्य होते हैं जिस वाक्य में क्रिया के होने का या करने का, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, कि जिस वाक्य में क्रिया के करने का या होने का बोध होता है उसी को हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह आया, वह गया, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से झंडा फहराया, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। इस वाक्यों में देखिएगा आप लोग ध्यान से कि इन सारे वाक्यों में क्रियाएं जो है हो गई है या हो रही है, ऐसा रहता है। विधानवाचक में हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि विधानवाचक वाक्य जो है जिसमें क्रिया के होने का और या करने का बोध होता है उसी को हम लोग विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उसके बाद कहता है निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य में कहता क्या है कि वे वाक्य जिसमें क्रिया के करने के न होने का बोध हो, यानी कार्य के न करने का बोध होता है, यानी वहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, उसी को हम लोग कहते हैं निषेधवाचक वाक्य। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, वह नहीं आया। वह देखिए कर्ता है, नहीं नकारात्मक शब्द है, आया क्रिया है, यानी आने की क्रिया को यहाँ पर क्रिया जो है आना उसको मना किया गया है। इस वर्ष वर्षा नहीं हो रही है, यानी वर्षा के नहीं होने का बोध हो रहा है। मैं कुछ नहीं कर सका, यानी मैं कुछ नहीं कर सका, यानी मैं कोई काम ही नहीं कर पाया। वे बाजार नहीं गए, यानी निषेधवाचक वाक्य में हमेशा क्रिया के न होने का बोध होता है। उसी तरह हम लोगों ने कल आज्ञावाचक के बारे में भी पढ़ा था। आज्ञावाचक वाक्य में क्या होता है कि आज्ञावाचक वाक्य में क्रिया को किसी की आज्ञा का या प्रार्थना का या उपदेश का भाव रखा होता है। ये सारी बातें वहाँ पे स्पष्ट होती है कि कोई आज्ञा दे के कार्य करवाता है या आदेश देकर कार्य करवाता है या प्रार्थना के द्वारा कार्य करवाता है। तो यहाँ पे जैसे दिया है पहला वाक्य, यहाँ से चले जाओ, यानी यहाँ से आदेश दिया जा रहा है, यानी कोई किसी को ऑर्डर दे रहा है कि आप यहाँ से चले जाओ, अभी मत जाओ। यहाँ पे प्रार्थना हो रही है कि अभी मत जाओ, कृपया यहाँ बैठिए, यहाँ पे भी प्रार्थना हो रही है। तो कुछ बातें जो है या तो आदेश दिया जाता है या प्रार्थना दी जाती है या उपदेश के द्वारा इस वाक्य में ये बातें स्पष्ट होती है आज्ञावाचक वाक्य में। उसी तरह हमारा अगला है संकेतवाचक। आज बच्चे क्लास में पूछ रहे थे पिछली कक्षा में इसके बारे में, संकेतवाचक के बारे में। तो मैं आज फिर आप लोगों को एक बार क्लियर कर दूं कि संकेतवाचक वाक्य ये होता है, संकेत का अर्थ होता है इशारा करना, किसी की तरफ इशारा करके बात करना। तो यहाँ पर कोई व्यक्ति तो है नहीं, यहाँ पर हो रहा है काम, यानी एक कार्य जो है दूसरे कार्य पर निर्भर होता है। और आप लोग देखिएगा कि इसके डिफिनेशन में भी दिया हुआ है, इसकी परिभाषा में भी दिया हुआ है कि इन वाक्यों में किसी न किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है। शर्त की पूर्ति मतलब कि एक शर्त रहता है कि ये काम होगा तभी ये काम हो पाएगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता दूं, यदि आप चले, यानी ये मैंने शर्त रखा, यदि आप चलें तो मैं भी साथ चलता, यानी मेरा ये शर्त है कि आप जब चलिएगा तभी मैं चलूँगा।
यहाँ पर शर्त हो गया। तो यानी इस संकेतवाचक वाक्य में इस बात का हमें हमेशा ध्यान देना पड़ेगा कि यहाँ पे क्रिया जो है हमेशा एक क्रिया दूसरे क्रिया पर डिपेंड रहती है या निर्भर रहती है। पिछली कक्षा में बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कैसे पता चलेगा कि ये संकेतवाचक वाक्य है। तो इस वाक्य में हमेशा इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा आप लोग कि एक वाक्य यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर रहती है। बादल का फटना, यहाँ पे एक सेंटेंस देखिए आप लोग कि जब बादल फट जाएंगे मतलब बादल जब हट जाएंगे तब धूप निकलेगी। यानी धूप का निकलना बादल के हटने पर निर्भर है। धूप तभी निकलेगा यानी जब बादल हटेंगे। जब तक स्वर बंद ना होगा पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकेगी। यानी पढ़ाना किस पर निर्भर है, पढ़ाई हमारी किस पर निर्भर है, हमारे शोर करने की क्रिया पर। हमारी क्रिया जो है शोर करना जब तक हम लोग बंद नहीं करेंगे तब तक हमारी पढ़ाई ठीक से नहीं हो सकती है। तो इस वाक्य में हमेशा इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर निर्भर रहती है। तो आइए आज हम लोग आगे के जो अर्थ के आधार पर जो भेद हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि आगे के जो इसके भेद हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज हम लोगों को पढ़ना है इसमें संदेहवाचक और इच्छावाचक। संदेह का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि संदेह का मतलब होता है डाउट, यानी किसी क्रिया के होने पर संदेह हो यानी डाउट हो, उस क्रिया को हम लोग संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यहाँ परिभाषा आप लोग ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा भी कि संदेहवाचक वाक्यों में संदेह या संभावना का बोध हो। संदेह यानी डाउट का, संभावना मतलब उम्मीद होना। यहाँ पे क्रिया के होने पर हम अपनी उम्मीद को जता रहे हैं, अपनी संभावना को, अपने संदेह को प्रकट कर रहे हैं। इसमें इनमें वक्ता प्रायः संदेह की भावना को व्यक्त करता है, मतलब हमेशा इस कार्य में डाउट रहता है, संदेह रहता है कि होगा या नहीं होगा, क्या होगा। इस तरह की बातें जो है यहाँ पर उभर कर सामने आती है कि इस वाक्य में क्रिया जो है हमेशा डाउट में रहती है कि क्या होगा। जैसे दिया है शायद, शायद मतलब अनुमान लगा रहे हैं कि शायद आज बारिश हो, यानी कंफर्म नहीं है, यानी हम पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि बारिश आज होगी ही होगी। शायद जैसे मैंने मौसम को देख लिया और आकाश में बादल हमने देखा, तो बादल को हमने देखकर ये अनुमान लगा लिया कि आकाश में काले बादल छाए हैं तो बारिश होगी। ऐसा हमने देखकर मौसम को कहा कि आज शायद या शायद आज बारिश हो, मतलब ये कंफर्म नहीं है, बारिश नहीं भी हो सकती है। उसी तरह कह रहा है दूसरा सेंटेंस, हो सकता है कि तुम्हें घर जाना पड़े, हो सकता है, मे बी, ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि जाना पड़ सकता है, ये कंफर्म नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि संदेहवाचक वाक्य में क्रिया जो है हमेशा संदेह की दृष्टि से देखी जाती है, यानी संभावना को वहाँ पे व्यक्त किया जाता है। तुमने सुना होगा, जैसे हमें किसी से बात करनी होती है या किसी को कुछ बताना होता है तो हम जनरली ऐसी बातें करते हैं कि अरे आपको तो मालूम ही होगा कि क्या क्या हुआ है। नहीं, कोई घटना घट जाती है या कुछ हो जाता है तो हमें लगता है कि जैसे हमें मालूम है या किसी और व्यक्ति को मालूम है वो चीज़ दूसरे व्यक्ति को भी मालूम होगा। तो ऐसा हम लोग अक्सर ये पूछ देते हैं कि तुमने सुना ही होगा और उसे मालूम नहीं है। तो हम अपने डाउट को, अपने संदेह को उस व्यक्ति के सामने प्रकट करते हैं। हो सकता है आज धूप निकले, धूप निकलने के बारे में भी वही बात है कि हो सकता है। अब तक बाघ नदी पार कर चुका होगा, यानी यहाँ पे क्रिया अभी तक पूरी नहीं हुई है, संदेह की दृष्टि में। जैसे कि आप लोगों को एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं कि आप लोगों ने क्लास 8 में काल पढ़ा होगा। काल में जब हम लोग भूतकाल के भेद के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक आता है संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल का मतलब होता है कि जो क्रिया भूतकाल में पूरी हुई है कि नहीं हुई है उस पर हमें संदेह होता है। उसी तरह वर्तमान काल में भी है, वर्तमान काल में भी संदिग्ध वर्तमान काल है, वर्तमान काल की क्रिया पे संदेह प्रकट करना, संभावना प्रकट करना। उसी तरह भविष्य काल में भी है संभाव्य भविष्य काल, यानी भविष्य काल की क्रिया पर संदेह प्रकट करना, यानी कि शायद मैं कल दिल्ली जाऊंगा, शायद, कंफर्म नहीं है। ठीक, वो सारे वाक्य जो है वो संदेहवाचक वाक्य में ही आते हैं। कदाचित,
कदाचित आज यह नहीं आएगा। कदाचित मतलब ऐसा हमें लगता है कि वो आज नहीं आएगा। शायद उसे कल बुखार था। दूसरा सेंटेंस है शायद, कंफर्म नहीं है, शायद उसे कल बुखार था। संभवतः यह सुधर जाए। संभवतः मतलब नहीं होता है कि अगर कोई बदमाशी करता है तो घर में ऐसे ही लोग चर्चा करते हैं, अरे संभवतः सुधर जाएगा, शायद आगे बड़ा होगा तो सुधर जाएगा। तो अनुमान लगाते हैं कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो थोड़ा सा बदमाशी करते हैं तो घर वाले कहते हैं कि शायद बड़ा होकर सुधर जाए। वही चीज़ है कि वो क्रिया हमारी डाउट में है, संदेह में है, उसी को हम लोग संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। शायद हम घूमने जाएं, शायद यह आज आ जाए। तो हमेशा इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसमें सारे जो एक उदाहरण दिए हुए हैं, इसमें सारी क्रियाएं जो है संदेह के घेरे में है, डाउट के घेरे में है। इस वाक्य में जितनी भी क्रियाएं हैं वो संदेह के दृष्टि में हम देख सकते हैं। यहाँ पे कोई भी काम पूरी तरह से पूर्ण नहीं हो रहा है बल्कि संदेह में है, तो उसी को हम लोग संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। उसी तरह अगला है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक वाक्य में कहता है कि इच्छावाचक वाक्य में इच्छा, शुभकामना अथवा अभिशाप का भाव प्रकट होता है। इस चीज़ को याद रखिएगा। इच्छावाचक में वाक्य में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो हम अपनी इच्छा को जाहिर करते हैं, यानी कर्ता जो है अपनी इच्छा को जाहिर करता है। दूसरी बात है शुभकामना। शुभकामना का मतलब होता है किसी की मंगल कामना करना, किसी के बारे में अच्छा सोचना। अभिशाप यानी किसी के अभिशाप का प्रभाव पड़ता है। तो इन वाक्यों में वक्ता अपने लिए अथवा दूसरों के लिए किसी न किसी इच्छा के भाव को प्रकट करता है। यानी वो इच्छा अच्छा भी हो सकता है, वो इच्छा बुरा भी हो सकता है। यानी हम किसी को शुभकामना भी दे सकते हैं, यहाँ हम किसी के लिए बुरा भी चाह सकते हैं। ये वक्ता के इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो इच्छावाचक वाक्य में इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। इच्छावाचक वाक्य में वक्ता के द्वारा जो इच्छा जाहिर किया जा रहा है उसी को हम लोग इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, इसमें जो एक उदाहरण दिए हुए हैं कि तुम्हारा कल्याण हो, ये हमारी इच्छा है, यानी वक्ता की इच्छा है कि श्रोता के बारे में ऐसा सोच रहा है कि तुम्हारा कल्याण हो, आपकी यात्रा शुभ हो। जैसे यहाँ पर एक दूसरे वाक्य में ये बात कही गई है, जैसे कि मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल बता दूं। जैसे हम लोग किसी बस में या ट्रेन में या किसी हवाई जहाज़ में यात्रा करते हैं, तो रेलवे द्वारा या हवाई जहाज़ के द्वारा जो ये रेलवे जो है सबकी यात्रा की मंगलमय कामना करता है। हम लोग स्टेशनों पे सुनते हैं, ये अनाउंसमेंट होता है तो ये कहता है कि यात्रियों से अनुरोध है, ऐसे करके वो लोग बोलते हैं और लास्ट में ये सेंटेंस बोलते हैं कि आपकी यात्रा मंगलमय हो। तो ये रेलवे की इच्छा है, यानी रेलवे अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है। उसी तरह ईश्वर करे तुम परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो जाओ। मतलब ये कोई एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आशीर्वाद के रूप में भी कह सकते हैं कि आशीर्वाद जो होता है वो हमेशा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा को जाहिर करता है। हम घर में किसी को प्रणाम करते हैं या किसी को कुछ कहते हैं तो लोग हमें आशीर्वाद देते हैं कि तुम इसी तरह आगे बढ़ो, तुम्हारी उन्नति हो। तो इस तरह इसमें बात आती है कि हमेशा इस बात में हमें ध्यान रखना है। इच्छावाचक वाक्य में वक्ता जो है दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा को जाहिर करता है। वो इच्छा गलत भी हो सकती है, वो इच्छा सही भी हो सकती है। तो अभी तक तो हम लोगों ने सही वाला ही पढ़ा। आज मुझे कहीं से पैसे मिल जाए, ये हमारी इच्छा है। हम अनुमान मतलब हम ये सोच रहे हैं मन में, हमारी इच्छा है कि आज मुझे पैसा मिल जाए या मुझे आज भरपेट भोजन मिल जाए, मैं मालामाल हो जाऊं, अब घूमने के लिए चला जाए। मतलब ये हमारी इच्छा है कि हम बोल रहे हैं कि अब घूमने के लिए चला जाए, अब खाने के लिए चला जाए, अब पढ़ने के लिए चला जाए। ये सारी बातें जो है वक्ता जो है अपनी इच्छा के द्वारा जाहिर कर रहा है। भगवान करे सब सकुशल लौटे। मतलब हम लोग सुनते हैं कि कहीं कोई फंस गया हो या कुछ हो गया है, जैसे अभी हम देश में देख रहे हैं कि कोरोना का कहर है, तो देश के जो प्रधानमंत्री है वो सबकी भलाई के लिए ईश्वर से कामना कर रहे हैं। तो ये
देश के प्रधानमंत्री की इच्छा है कि मेरा देश सुरक्षित रहे, हमारे देश में रहने वाले सभी नागरिक सुरक्षित रहें। तो वही दिया हुआ है कि भगवान करे सब कुशल सकुशल लौट आएँ। ईश्वर हर काम में आपकी सहायता करे। मुझे पूर्ण आशा है कि एक दिन तुम अवश्य सफल आदमी बनोगे। तुम सदैव स्वस्थ और प्रसन्न रहो। तो इसमें देखिएगा हमेशा 10 इसमें उदाहरण दिए हुए हैं। 10 उदाहरण में हमेशा ये चीज़ देखिएगा कि वक्ता जो है दूसरे के लिए, ध्यान से सुनिए, वक्ता जो है दूसरे के लिए अपनी इच्छा को जाहिर कर रहा है, दूसरे की भलाई के बारे में वो सोच रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। इसके बाद के जो भेद हैं हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।